दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एके फॉर स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस के लिए VVI वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं जो कि आपके क्लास 10 साइंस जो कल इसका एग्जाम होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। मोस्ट VVI क्वेश्चन रहेगा और इसी से आपका 15 नंबर कवर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 15 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आज की इस वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्लास 10 के साइंस में जो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि आप लोग देख सकते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, बट आपको 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना पड़ेगा और एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन के लिए आपको 15 नंबर। यानी कि आज की इस वीडियो को देखते हैं तो मैं ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए जिससे आपके 15 मार्क्स जरूर आ जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यारो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना है और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करके रखना है ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इस जो कोई VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टर्म 1 के लिए वो सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा और उससे एक भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आया है, ओम का नियम लिखिए और इसका सत्यापन करें। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये जो आपका थ्योरम आ सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम क्या कहता है, देखिए, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। नियत ताप मतलब ताप क्या होगा, नियत रहेगा। नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, उसमें प्रभावित धारा मतलब उस तार में कितना करंट बह रहा है उसमें प्रभावित धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है V समानुपाती I होता है दोस्तों। V इक्वल टू क्या होता है, विभवांतर, और I मीन्स धारा। तो V समानुपाती I देख सकते हैं होता है, अर्थात इसको हम लोग जहाँ V इक्वल टू विभवांतर और I इक्वल टू धारा। जी दोस्तों, आपका साइंस में स्टेप मार्किंग होगा, मतलब अगर सिर्फ आप ओम का नियम ही आपका याद रहता है तो इसके लिए भी मार्क्स मिलेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेगा तो आप लोग सभी के सभी याद करने का सभी के सभी समझ के एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा और सभी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा और इससे बाहर नहीं रहेगा। तो आप लोग देखिए V इक्वल टू आई आर, V समानुपाती I है था तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, जहाँ R इक्वल टू क्या होता है, नियतांक। नियतांक आर क्या होता है दोस्तों, आर क्या है, यहाँ प्रतिरोध है। तो इसी को V इक्वल टू आई आर था तो इसी को हम लोग R इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, V बाई आई। आई क्यों, क्योंकि यहाँ I इधर मल्टीप्लाई में था, गुना में था ना, तो उधर जाके क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो R इक्वल टू V बाई आई, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अब इसका सत्यापन भी करना है। तो सत्यापन करने के लिए क्या क्या जरूरत है, तो सबसे पहले इसका सत्यापन, इसका प्रूफ देखिए। सर्वप्रथम परिपथ में बैटरी परिवर्तनशील प्रतिरोध RH रियोस्टेट जिसको बोला जाता है और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए फिगर दिखाते हैं आप लोगों को कि परिपथ कैसा है। देखिए परिपथ में सर्वप्रथम बैटरी, तो देखिए बैटरी कहाँ है दोस्तों, हमारा सेल ये है हमारा बैटरी और ये हमारा पूरा डायग्राम जो कि एक परिपथ है। ये है हमारा क्या है, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर लगा हुआ है, ठीक ना। ये है प्रतिरोध RH, ये प्रतिरोधकता है दोस्तों, ये RH। ये आपका हमारा R जो कि है प्रतिरोध R, ये वोल्टेज विभवांतर। और देखिए विभवांतर एक पॉइंट, जैसे कि हम जब इधर से करंट बह रहा है यानी कि इधर से करंट फ्लो होके जा रहा है और ये जो करंट बह के देखिए दोस्तों यहाँ जा रहा है तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है तो विभवांतर भी क्या होता है, विद्युत धारा उस पर नियत रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एमीटर और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको किस प्रकार से जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, एक ही श्रेणी में जोड़ा गया है। तो देखिए तथा वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब कुंजी के पर डाट लगाते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार प्रवाहित धारा I को एमीटर पर एवं विभवांतर V को वोल्टमीटर पर पढ़ लिया जाता है और V बाई आई का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अब रियोस्टेट द्वारा धारा का मान बदल कर प्रयोग दोहराते हैं और प्रत्येक स्थिति में V बाई आई का मान ज्ञात करते हैं तो पाते हैं कि V बाई आई इक्वल टू क्या होता है, नियतांक है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब हम लोग V बाई आई को चेंज करके देखते हैं कि अलग अलग, तो V बाई आई जो निकलता है यानी कि विद्युत प्रतिरोध जो इसका निकलता है वो बिल्कुल नियतांक रहता है और इससे ओम के नियम की जांच हो जाती है। तो देखिए ओम के नियम के सत्यापन के लिए विद्युत परिपथ यहाँ पर बनाया गया है। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना है ताकि आपका एक भी मार्क्स ना कटे। देखिए प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जब x अक्ष पर V एवं y अक्ष पर I लेकर ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे भी ओम के नियम की जांच
हो जाती है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग भी को जो है एक्स अक्ष मान लिए और वाई को जो हम लोग क्या मान लिए, वाई अक्ष पर आई मान लिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से खींचेंगे तो इससे भी ओम के नियम क्या हो जाएगी, इसका सत्यता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। विद्युत जनरेटर क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके निर्माण और कार्य प्रणाली क्या है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी कि डायनेमो एक विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये सिंपल है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए यह विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूमती है तब उसके सिरे के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद हो तब उससे धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं और इस प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर निर्धारित की जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर ये तो देखिए इसका बनावट कैसे रहता है दोस्तों। बनावट इसमें एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है, जैसे यहाँ पर फोटो में दिखाया गया है। देखिए ABCD एक घूर्णी आयताकार जो कि घूमता ही रहता है, इसका आयताकार कुंडली होता है और जिसे स्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है। दो चुंबक देखिए, इधर साउथ इधर नॉर्थ। तो स्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच इधर साउथ ध्रुव है और इधर नॉर्थ ध्रुव के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरों दो वलयों R1 तथा R2 से जुड़े रहते हैं। इसके देखिए R1 और R2 से इसके वलयों को जोड़ दिया जाता है। दो ब्रूसों B1 तथा B2, देखिए ब्रूस भी इसका लगा रहता है। दो ब्रूसों B1 तथा B2 को वलयों R1 तथा R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों वलयों R1 तथा R2 भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। दोनों ब्रूसों के बाहरी सिरे गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं। गैल्वेनोमीटर क्रिया विधि इसका कैसा रहता है, कुंडली को चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच किसी युक्ति द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। जब कुंडली का तल चुंबक के क्षेत्र के लंबवत रहता है तब कुंडली से शून्य धारा बहती है और जब कुंडली का तल चुंबक के क्षेत्र की दिशा में होता है तब कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित धारा बहती है। और इसी प्रकार से कुंडली के सिरे AB या CD को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने से धारा की दिशा तथा परिणाम बदलता रहता है। इस तरह जो धारा प्राप्त होती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये धातु और अधातु वाला चैप्टर से। देखिए धातु तथा अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। ये या तो भौतिक गुणों के आधार पर दे सकता है या फिर आपको धातु तथा अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें, तो ये भी दे सकता है। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो मेरे हिसाब से दोनों आप लोग को याद रखना चाहिए। तो देखिए धातु और अधातु का जो भौतिक गुणधर्म होता है, भौतिक गुणधर्मों के ऊपर जो इसका अंतर होता है वो बहुत ही आसान होता है। देखिए धातुएं आघात वर्ज्य एवं तन्य होती है। मतलब कोई भी धातु है दोस्तों उसको हम लोग पतले चादर के रूप में पीट कर पतला चादर बना सकते हैं। और धातुएं तन्य होती है। तन्य का कहने का मतलब है कि उसको खींचेंगे तो लंबा तार का रूप में बदल जाएगा। और अधातु जो होता है, देखिए पहला पॉइंट, अधातुएं आघात वर्ज्य एवं तन्य नहीं होती है, भंगुर होती है। मतलब कोई भी धातु को अगर पीटेंगे तो या तो वो टूट जाएगा या चकनाचूर हो जाएगा, या फिर उससे ज़्यादा लंबा तार में उसे खींची ही नहीं जा सकती, जैसे प्लास्टिक वगैरह ये सब क्या है, अधातु है। नेक्स्ट, धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। देखिए लोहा वगैरह जितना है ना वो करंट पास होने देगा, हीट भी होगा उसमें। अगर आग में उसको रोपेंगे तो दूसरा साइड है, जिस साइड हम लोग टच करेंगे उस साइड भी गर्म हो जाता है। यानी कि धातुएं उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। जबकि वो धातुएं सुषमा एवं विद्युत की कुचालक होती है। इसमें करंट ना तो जाता है, फ्लो होता है, और ना ही ये विद्युत का कुछ भी होता है। नेक्स्ट, धातुएं चमकदार होती है। जो धातुएं अपने शुद्ध रूप में क्या होता है, चमकते रहता है। और अधातुएं चमकदार नहीं होती है। अपवाद आयोडीन एवं ग्रेफाइट। बट याद रखना दोस्तों कि अधातुएं तो चमकता नहीं है, लेकिन दो ऐसा अधातु है जो कि आयोडीन और ग्रेफाइट है जो कि चमकता है। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछे जा सकते हैं कि ऐसा कौन से अधातु है जो कि चमकता है, तो आपका आयोडीन और ग्रेफाइट आंसर हो जाएगा। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब नेक्स्ट पॉइंट है, धातुएं ठोस होती है। अपवाद में क्या हो जाएगा आपका, पारा जो कि है वो ठोस होती है। और लेकिन पारा जो कि अपवाद है जो कि वो ठोस नहीं होगा, जैसे हीरा वगैरह जितना सारा है, लोहा वगैरह सब ठोस होते हैं, लेकिन पारा जो है अपवाद में है जो वो ठोस नहीं होती है। नेक्स्ट, अधातुएं ठोस एवं गैस होती है। अपवाद ब्रोमीन लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातुएं हैं जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, धातुएं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि अधातुएं के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए दोस्तों, समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए
तो देखिए समझात अंग किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ रही है। ये सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विभिन्न जीवों में वे अंग जो आकृति तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं, मतलब आकृति और उत्पत्ति मतलब एक ही जैसा बना है और उस दिखता भी एक ही जैसा है, समझात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मेढक के अग्रपाद, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, देखिए पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख एक ही जैसा दिखता है। व्हेल के फिलफोरक्स, घोड़े के अग्रपाद तथा मानव के हाथ, घोड़ा का जो अग्रपाद रहता है और मानव के हाथ आदि उत्पत्ति में समान होते हैं, परंतु वे कार्य में परस्पर भिन्नता रखते हैं। यानी कि विभिन्न जीवों में वे अंग जो आकृति तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं, परंतु वो कार्य में क्या होता है, भिन्न होते हैं, उसे हम लोग समझाते अंग। अब समरूप अंग क्या, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, विभिन्न जीवों के वे अंग जो कार्य में समान होते हैं परंतु उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, मतलब एक ही जैसा काम करेगा लेकिन उसका बनावट अलग अलग रहता है, ऐसे अंगों को समरूप अंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तितली के पंख, पक्षी के पंख। तितली के पंख बहुत ही छोटे होते हैं जबकि पक्षी के पंख काफ़ी बड़े होते हैं, बट दोनों का काम क्या है, उड़ना। आदि कार्यों में समान है परंतु उत्पत्ति में भी भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन मिला के पूछेगा आपका, कचरा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए किसी भी कचरे को सही तरह से निपटाने के लिए उसे संग्रह, परिवहन, निगरानी और उस पर कुछ खास प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसे ही कचरा प्रबंधन कहते हैं। जैसे कूड़ेदान में हम लोग कचरा डालते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यह कचरा मानव और प्रकृति के दैनिक कामकाज से उत्पन्न होता है। अगर इस कचरे को सही तरीके से प्रबंधन ना किया जाए तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में मिला के आपको पूछ सकता है, आप कचरा निपटाने की समस्या कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं, किन्हीं 3 तरीकों का वर्णन करें। तो देखिए पहला, अजैव निम्नीकरण पदार्थों का कम से कम उपयोग करेंगे। अजैव निम्नीकरण ये बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं मालूम होगा कि आखिर ये है क्या, मतलब जो सड़ता ना हो, गलता ना हो, जैसे प्लास्टिक वगैरह, तो इसका उपयोग कम से कम करना होगा। देखिए अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों जैसे प्लास्टिक एवं का पुनर्चक्रण, मतलब जो प्लास्टिक यूज किए हैं उसको दोबारा से उसको रिसाइकल कराना पड़ेगा। खाद का उत्पादन, जैव निम्नीकरणीय कचरे से जैव गैस का उत्पादन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 4 प्रतिरोधों 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 6 ओम को कैसे जोड़ा जा सकता है कि कुल प्रतिरोध अधिकतम हो और कुल प्रतिरोध न्यूनतम हो और अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध की गणना करें। तो देखिए अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3 + R4। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अधिक प्राप्त करना है तो सबको जोड़ेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा अधिकतम प्राप्त करने के लिए। देखिए निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि पार्श्व क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R = क्या होता है 1 + 1/R, 1 + R2, 1 + R3, 1/R4, इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। चलिए अधिकतम प्रतिरोध निकाला, यहाँ पर कैसे निकाल, देखिए वही फॉर्मूला सेट किया है, R = R1 + R2 + R3 + R4, इसमें रख देने से क्या आ जाएगा आपका 30 ओम आ जाएगा आंसर। निम्नतम प्रतिरोध क्या होगा 1/R = से कैलकुलेट कीजिएगा तो 5/8 यानी कि R = 1.6 ओम आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मिनट यहाँ पर देखिएगा, ये जो सवाल है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिसेल क्या है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों हो जाता है। क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है, तो इसका आंसर इसमें नहीं है। इसका आंसर पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल AK फॉर स्टडी 1 ज्वाइन कीजिए दोस्तों। ज्वाइनिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन डाला गया है, सेट 1 से लेकर सेट 5, टर्म 1 टर्म 2 दोनों। तो ये आपका मॉडल पेपर का क्वेश्चन था, तो इसीलिए उसमें सॉल्यूशन करके आप लोगों को पहले ही समझा दिए है, इसीलिए मैंने इसको कवर नहीं किए है इस वीडियो में। अगर आपके पास इसका आंसर है तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए। देखिए दोस्तों विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखे, एक विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाए एवं इसके 2 उपयोग लिखे। तो देखिए दोस्तों विद्युत मोटर जो होता है एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में। जो विद्युत जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। सिद्धांत इसका क्या है,
देखिए यह विद्युत चुंबक के प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। ये फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर कार्य करता है। तो आप लोग को इसको ध्यान रखना है। इसका बनावट कैसा है दोस्तों, तो इसका बनावट भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए बनावट यहाँ पर लिखा गया है, कार्य प्रणाली आप लोग पढ़ लेना है। और इसके उपयोग तो देखिए विद्युत मोटर का उपयोग किसके लिए होता है, विद्युत पंखों में होता है, रेफ्रिजरेटरों में होता है। प्रायः हम लोग अभी गर्मी के दिनों में विद्युत मोटर का ही यूज करते हैं, तभी तो सारा कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, समायोजकता किसे कहते हैं, पेंटन के समायोगों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो देखिए समायोजकता ऐसे विभिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समायोजन अर्थात समायोजन कहलाते हैं और इस घटनाक्रम को समायोजकता कहते हैं। मतलब उसका जो कि यौगिक वो सेम होगा, जिनका अणुसूत्र तो सेम होगा लेकिन उसका संरचना, उसका बनावट जो होता है स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पेंटेन के लिए बोला है निकालने के, तो पेंटेन का स्ट्रक्चर, उसका जो संरचना सूत्र क्या होता है दोस्तों, C5H12 के समय। तो देखिए जब इसको तोड़ेंगे तो नॉर्मल, तो इस प्रकार से तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल पेंटेन। और आइसोपेंटेन इस प्रकार से तोड़ेंगे तो ये क्या काउंट होगा, आइसोपेंटेन हो जाएगा। और यहाँ पर नियोपेंटेन, देखिए तो इसको आप लोग ध्यान रखना है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओजन क्या है। देखिए ये भी स्टेप मार्किंग में पूछे जा सकते हैं, 3 क्वेश्चन मिलाकर। ओजन क्या है, ये किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसका आंसर है, इसको एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो आप लोग को पढ़ लेना है ओजोन परत को कैसे बचाया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे VVI क्वेश्चन बायोलॉजी का, ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। देखिए मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए मानवों में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में XY गुणसूत्र होते हैं। आपको स्ट्रक्चर पूरा, आपको संरचना, इसका फिगर दिखा के आपको बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए नर में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि मादा में XX गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र होता ही नहीं है। जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ ही नहीं हो सकती है, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होने चाहिए। कैसे, आपको चलिए समझाते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के वो X लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो इससे जो बच्चा पैदा होगा, इससे जो लड़का या लड़की क्या होगा, कौन बताएगा। तो देखिए X किसके लिए होता है, ये गुणसूत्र लड़की में पाए जाते हैं यानी कि स्त्रियों में, और आपका XY गुणसूत्र पुरुषों में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए जब इसका लड़की का जब XY, जब महिलाओं का X गुणसूत्र पुरुषों के X गुणसूत्र से मिलेगा तो क्या बनेगा, XX बनेगा, यानी कि वो लड़की ही पैदा होगी। अगर जब महिलाओं का X गुणसूत्र लड़के के पुरुषों के Y गुणसूत्र से मिलेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, तो XY बनेगा। तो XY दैट मीन्स लड़का बनेगा। तो देखिए कैसे, यहाँ पर आइए दिखाते हैं। देखिए एक मिनट दोस्तों, बहुत बार ऐसा हो जाता है, बहुत परिवार में जो लड़की को ताना मारते रहते हैं, यानी कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है कि बार बार इसका लड़की ही हो जाता है। ये बहुत ही गंदी सोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंस कहता है दोस्तों, साइंस के पास हर एक चीज़ का लॉजिक होता है। जो साइंस पढ़ता है वो कभी भी ऐसा, और आजकल तो लड़की लोग ज़्यादा उन्नति करते, ज़्यादा सब कुछ करते। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, अतः संतान लड़की के रूप में होगी, लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो XY बनेगा, इससे लड़के का जन्म होगा। किसी भी परिवार में लड़के या लड़की का जन्म पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, जबकि दोष दिया जाता है महिलाओं का, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि Y गुणसूत्र को तो केवल उसी के पास होता है ना। चलिए आइए अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं दोस्तों, क्या होता है एक्चुअली में, क्योंकि ये जानना ज़्यादा जरूरी है। आपका एग्जाम में आए या ना आए, बट आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप किसी को इस नौबत में अगर किसी के साथ ऐसा कंडीशन देखने को मिले तो उसको बता सकते हैं कि ये क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका, देखिए लड़की और लड़का जब बनता है कैसे, तो ये आपका XY, ठीक है, XY, और यहाँ पर आपका XX गुणसूत्र है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ क्या होता है, जब X गुणसूत्र मिला, जब X गुणसूत्र और महिलाओं के, ये XX किसका है, महिलाओं का, ये XY किसका है, पर ये समझिए, ये XY है पुरुषों का, और ये XY है
ये एक्स एक्स है महिलाओं का। जब पुरुषों का एक्स गुणसूत्र महिलाओं के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो इससे क्या हो जाता है, एक्स एक्स होता है, यानी कि लड़की पैदा होती है। जब पुरुषों का वाई गुणसूत्र महिलाओं के पास सिर्फ एक्स एक्स ही गुणसूत्र है, क्योंकि वो लड़की खुद महिलाएं हैं, तो उसके पास वही 2 ही गुणसूत्र जो एक्स एक्स ही है। तो एक्स और वाई, पुरुषों का वाई और महिलाओं का एक्स मिलता है तो एक्स वाई होता है, दैट मीन्स वो लड़का पैदा होगा। तो देखिए इसी प्रकार से होता है। देखिए किस प्रकार से निषेचन वगैरह होता है, यहाँ पर फोटो में भी दिखाया गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा किस प्रकार से होता है। इसे आप लोग अगर ये स्टडी किया अपने बुक्स में तो आप लोग को डेफिनेटली इसका पता होगा, पूरे एक्सप्लेनेशन आप लोग को देने का जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? अक्सर यार देखिएगा किसी का घर में कोई भाई बहन है तो अब उसका जो चेहरा है वो अपने माता पिता के साथ मिलता जुलता दिखाई देता है। किसी का चेहरा, किसी के लड़के का चेहरा उसके पिताजी से मिलेगा या थोड़ा बहुत अपनी मम्मी से मिलता है। ये अपने घर में ही अपने भाई बहन का चेहरा सबका मिलता जुलता है अपने मम्मी पापा से। क्यों? क्योंकि देखिए एक वंशानुगत विशेषता वो है जो आनुवंशिक रूप से निर्धारित होती है। मेंडेलियन आनुवंशिकी के नियम के अनुसार वंशानुगत लक्षणों को माता पिता से संतानों में प्रेरित किया जाता है। मतलब होता है दोस्तों कि माता पिता के पास जो गुण रहता है, जो दृश्य जो गुण रहता है वो कुछ ना कुछ अब उसके संतानों पर भी इफेक्ट पड़ता है। माता पिता इन्हें अपने जीवन के माध्यम से पारित करते हैं। जब होता है दोस्तों तो ये होता है, इससे ही होता है। नेक्स्ट इसी में आपका क्वेश्चन अटैच रहेगा। देखिए यहाँ पर मेंडल होगा तो मंडल किया गया है, तो यहाँ पर मेंडल कर लीजिएगा। तो मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न विकल्पी लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत है? तो देखिए वंशानुगत है सब, तो इस कैसे, तो मेंडल ने जब एक परीक्षण किया था तो देखिए इससे उन्हें वंशानुगत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। 158 मेंडल ने, देखिए 58 मेंडल ने मोटर के पौधे में 158 मेंडल ने मोटर के पौधे के अनेक विपर्यासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरण तो गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैंगनी फूल इत्यादि। उससे विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे, और उससे ये परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ओजोन क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी ऊपर में आंसर किया हुआ है, इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, पढ़ लीजिएगा। ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा। मिसेल क्या है, मिसेल क्या है दोस्तों, इसको तो आपको पढ़ना ही है, इसको हर एक हालत में। मिसेल क्या है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है? तो इसे आपको पढ़ना है, क्योंकि ये आपको मॉडल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट आपका अजैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या है, और साथ में हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए, तो ये तो ऑलरेडी ऊपर में बता दिए है। तो ये आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन था, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है क्लास 10 साइंस के लिए, जो कल का पेपर एग्जाम में होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में जितना सारा देखें, इसका PDF आधा घंटा के बाद अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, और साथ में सारे के सारे प्रश्नों को एक बार रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि कल का एग्जाम आपका बेहतर जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी कनेक्टेड विथ योर चैनल्स AK for Study।